नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। वक्त तो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ। संत कबीर कुटीर में हुई मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। खिलाड़ियों ने बढ़ाया हरियाणा का सम्मान, करनाल में बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय खिलाड़ियों पर होती थी एफआईआर। तिरंगे के रंग में रंगा हरियाणा, कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा। उमड़ा जन सैलाब, लोगों में दिखा उत्साह। 13 अगस्त को पलवल में निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। 5 किलोमीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा होगा विशाल तिरंगा। यात्रा में जुटेंगे करीब 50,000 लोग। गौरव गौतम ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। HKRN को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर बड़ा हमला। 19 अगस्त को पंचकुला में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। सरकारी पदों में कटौती पर हुड्डा ने उठाए सवाल। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए कांग्रेस बनाएगी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम सहित अन्य को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट से बरी करने के फैसले को दी गई चुनौती। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल टली। 10 अक्टूबर तक टली 3 दिवसीय हड़ताल। अनिल विज के बातचीत के बाद माने कर्मचारी। बिजली निजीकरण के विरोध में सरकार का रुख साफ। करनाल जिला सचिवालय में लगी भीषण आग। एसडीएम ऑफिस जलकर हुआ खाक। फाइलें और फर्नीचर जलकर खाक। शिवरात्रि की छुट्टी, कोई कर्मचारी नहीं था मौजूद। मूसलाधार बरसात के चलते यमुनानगर हुआ जलमग्न। सड़कों पर जमा हुआ 2 से 3 फीट तक पानी। दर्जनों गाड़ियां पानी में फंसी। डाक कावड़ को लेकर जा रहे कावड़ियों को भी आ रही भारी परेशानी। और भारी बारिश से ठंडा हुआ हरियाणा। 6 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश, पश्चिमी हिस्सों में कमजोर पड़ा मानसून। और अब खबरें विस्तार से। पलवल में 13 अगस्त को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। मेरा भारत मेरा अभिमान और हर घर तिरंगा अभियान के तहत पलवल में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। करीब 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ लगभग 50,000 लोग इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन के जरिए विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियों में जुट चुका है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को सुबह 7 बजे पुलिस लाइन पलवल से शुरू होकर आगरा चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक पहुंचेंगी। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिलेगा। सभी युवाओं से आग्रह है कि आइए इस विश्व रिकॉर्ड तिरंगा यात्रा में हिस्सा लीजिए और भारत को और मजबूत एकता के साथ आगे बढ़ाने का बलवंत संकल्प लें। आज सभी प्रकार की व्यवस्थाएं तिरंगा यात्रा में हजारों लोग उसमें रहने वाले हैं। जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में, महिलाओं में, बड़ों में दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि उनकी व्यवस्था की चिंता किसी प्रकार से कोई त्रुटि ना रहे उनको लेकर। कांग्रेस की दोहरी मानसिकता, हम एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के संकल्प को चलने लेने वाली नरेंद्र मोदी सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने पहले भी क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में बांटकर इस देश को बांटने का काम किया। हमारे लिए पूरा भारत एक है और जिस भी प्रदेश में कम कल्चर होगा गेम खेल का, वहाँ खेल होने चाहिए। हरियाणा खेलों का पावर हाउस है और इस प्रकार की बात कांग्रेस जो अपना दोहरी मानसिकता दिखा रही है, मैं उनसे बात पूछना चाहता हूँ कि 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, वो दिल्ली में हुए थे, तब दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे, तब उन्होंने एक बार भी मांग नहीं करी। तब भी हरियाणा खेलों का पावर हाउस था। 1982 में जब एशियन गेम हुए थे, तब उन्होंने नहीं कहा कि हरियाणा में होना चाहिए, तब भी हरियाणा पंजाब स्पोर्ट्स का गढ़ था। लेकिन सिर्फ एक मानसिकता जिस प्रकार की उनकी है, हम इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते देखते हैं। गेम गुजरात में भी होंगे, गेम कर्नाटक में भी होंगे, गेम केरला में भी होंगे, गेम नॉर्थ ईस्ट में भी होंगे, गेम लद्दाख में भी होंगे, गेम हरियाणा में भी होंगे। हम सब गेम में हरियाणा सर्वोपरि रहे, उसके लिए मेहनत करें। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल फिलहाल टल गई है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ हुई बातचीत के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को 10 अक्टूबर तक टालने का फैसला किया। कर्मचारियों ने सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई के लिए 2 महीने का समय दिया।
ऐसे में हड़ताल के चलते बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा फिलहाल टल गया है। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि कर्मचारियों के साथ बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। बिजली के निजीकरण को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है और हरियाणा सरकार ने खुद HERC के सामने निजीकरण का विरोध दर्ज कराया है। बिजली बोर्ड विभाग की यूनियन ने 3 दिन के लिए बिजली हड़ताल रखने का ऐलान किया था। हमने इनको बुलाया, निमंत्रण दिया और बैठकर बात की। बहुत अच्छे माहौल में एक एक बिंदु पर बातचीत हुई है और सहमति हुई है। मुख्य बिंदु इनके ये थे कि बिजली को प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। तो हमने इनको बताया कि HERC ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल एक्ट के तहत वो काम करती है और एप्लीकेशन भी उन्हीं के पास आई थी। उन्होंने सुनवाई की है, उसमें उन्होंने हमारा पक्ष भी जाना है और हमने प्राइवेटाइजेशन का उसमें विरोध किया। जींद में आज हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारों के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिला। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में 15 अगस्त तक तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जा सके। लगातार 15 तारीख तक पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। 2014 से पहले ऐसा नहीं होता कि देश की आज़ादी का जश्न इस प्रकार से मनाया जाए, बिल्कुल भी नहीं होता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्राएं निकालने का आह्वान किया और लोगों ने चढ़ बढ़कर इसमें भाग लिया। और वहीं पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो वो 1947 का गदर हुआ था, उस गदर के दौरान 10 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। उनके सम्मान में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख को विभाजन विभाषिका का एक कार्यक्रम करने का काम किया ताकि उनको भी हम श्रद्धांजलि दे सकें, जिनका नाम कहीं पर भी किसी भी किताब में किसी भी तथ्य में नहीं आता। लेकिन इतने लोग शहीद हुए, उनकी चिंता भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने की। और हरियाणा की तरफ से 14 तारीख को गुड़गांव के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है विभाजन विभाषिका का। मैं आप सबको भी आमंत्रित करूंगा कि उन शहीदों को जो अन्न कहे जहाँ किन्हीं का कहीं नाम ही नहीं है, उन शहीदों को ताकि हम अपनी श्रद्धांजलि दे सके। एक हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कह सकते कि हम उनको जैसे पिंडदान किए जाते, श्राद्ध किया जाता है, इसी प्रकार से हम उनको श्रद्धांजलि दे सके ताकि उनकी आत्मा तृप्त रहे और भगवान के चरणों में बैठे हुए वो इस हिंदुस्तान को आशीर्वाद देते रहे। वो अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। जिस प्रकार से देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है, इस प्रकार से उन पितरों का भी आशीर्वाद हम पर रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि HKRN कर्मचारियों को ना तो पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही नौकरी की सुरक्षा है। हुड्डा ने सरकार से इन कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। हुड्डा ने ऐलान किया कि इसी मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस 19 अगस्त को पंचकुला में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक अशोक अरोड़ा करेंगे। वहीं हुड्डा ने सरकारी पदों की संख्या को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रदेश में 3,75,000 पद थे, जो अब घटकर करीब 2,50,000 रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक कमेटी बनाएगी जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करेगी और इस कमेटी की देखरेख विधायक अशोक अरोड़ा करेंगे। 2014 में सैंक्शन पोस्ट जो थी एम्प्लॉयज़ की हमारी,
3,75,000, आज वो 2.5 लाख के करीब हो गई। और इनका इलेक्शन का वायदा था, भाई इनको हम रेगुलराइज करेंगे जो HRN के हैं। तो कितने दिन हो गए इलेक्शन को, आज तक भी उनको वो भी नहीं कहा। बयान देते हैं, अब कह रहे थे 15 अगस्त, अब वो भी डेट डेफर कर दी। उसमें से भी जो वेरिफिकेशन हुई है वो केवल 26 या 27 हज़ार के लिए है। तो सबका जो है भविष्य अदर में लटका हुआ है। तो ये है उसका, तो उसके खिलाफ अरोड़ा साहब की कन्वीनर हैं उसके धरने के, और उसमें सब हम शामिल होंगे और बड़ा जोर शोर से इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको रेगुलराइज करो, उतरी तनख्वाह दो। अब मतलब एक उसी जो सेंक्शन पोस्ट है उसी पोस्ट के लिए तो 60,000 मिलती है, ये 15 से 20 हज़ार में ना इनका भविष्य कोई, मतलब हर हिसाब से ये करें। और आगे से जो है जो रेगुलर भर्ती करें ताकि उसका कुछ तो हो, ये नहीं जो मर्जी लगा दो कॉन्ट्रैक्चुअल संविधान के अनुसार करें। तो बल्कि ये तो पंजाब ने भी कॉन्ट्रैक्चुअल उसको आज भी दी है और सुविधाएं भी दी हैं। इनके ना तो छुट्टी इनकी, ना कैजुअल लीव इनकी, मतलब कुछ कोई इसको सुविधा नहीं है, रिजर्वेशन नहीं, ना रिजर्वेशन। ये है, इस मामले में वहाँ करेंगे। सिरसा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका यानी SLP को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल 17 जनवरी 2019 को CBI की विशेष अदालत ने रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की गई। 7 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया, जबकि मामले में अन्य 3 दोषियों की सजा बरकरार रखी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। SLP एडमिट होने के बाद अंशुल ने कहा कि अब राम रहीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। मेरे पिता पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हमने एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। उस मामले में हमने छूट मांगी कि हमें अपील हमारी एडमिट की जाए, क्योंकि जो गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के मुखिया, जिनको मुख्य षड्यंत्रकर्ता बनाया था CBI ने अपनी जांच के अंदर, और CBI अदालत पंचकुला ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई बाकी 3 आरोपियों के साथ। तो उस जांच में और उस फैसले के खिलाफ जो अपील थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस अपील में जो फैसला सुनाया उसमें गुरमीत राम रहीम को बरी करते हुए बाकी 3 जो आरोपी थे उनकी सज़ा को अपहेल्ड किया गया। तो हम लोगों ने उस फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में का डोर नॉक किया और वहाँ हमने एक SLP मूव की थी, जो कल 10 अगस्त 2026 के लिए लिस्टेड थी। कल 10 अगस्त 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और V मोहाना, तीनों जजेस की पीठ ने इस मामले को सुना और उसमें ये पाया कि बिल्कुल इस मामले को इसमें हमारी अपील को एडमिट किया गया और हमें लीव ग्रांट किया गया और आरोपियों को जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको नोटिस जारी किया गया। तो गुरमीत राम रहीम के वकील जो है वो अदालत में हाजिर थे और उनकी तरफ से बिल्कुल वो नोटिस जो है उसी वक्त रिसीव किया गया। तो ये हमारे लिए एक राहत की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस किया है, रिस्पोंडेंट्स को, और जो हमारी अपील जो है उसे एडमिट कर लिया गया है। करनाल के जिला सचिवालय में आज यानी मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित SDM कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे कार्यालय को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों में SDM कार्यालय का फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, सोफा और ज़रूरी सरकारी रिकॉर्ड भी जलकर पूरी तरह खाक हो गया। कई महत्वपूर्ण फाइलें पूरी तरह जल गई, जबकि कुछ फाइलें आग बुझाने के दौरान डाले गए पानी से भीगकर खराब हो गई।
आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। को काबू में पा लिया गया है। अब इस जांच का विषय है कि ये आग कैसे लगी, किस तरीके से लगी और क्या कारण है, तो उस चीज़ों की अभी जांच की जा रही है। जैसे ही जांच कर ली जाएगी वो तथ्य सारे ऑन रिकॉर्ड पेश कर दिए जाएंगे। सामान काफी था जो जल गया, रिकॉर्ड्स वगैरह भी थे? रिकॉर्ड भी था थोड़ा बहुत ऑफिस का जो हल्का फुल्का होता, बाकी उसके अलावा हाँ सामान भी था, सोफे, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, बहुत सी चीज़ें नुकसान तो हुआ है। और अभी जांच का विषय देखा जा रहा है क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। फिलहाल पता तो नहीं चल पाया कारण? नहीं, फिलहाल अभी देखा जा रहा है। जैसे ही कोई चीज़ आएगी आपको इत्तला करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में एडवोकेट बलवंत सिंह वलिया के घर पर गन पॉइंट पर हुई 3.25 करोड़ रुपए की लूट के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पानीपत निवासी कमल और प्रिंस तथा सोनीपत निवासी साहिल और अंश के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात पूरे तरीके से अंजाम दी गई थी। आरोपी नकाब पहनकर पिस्टल के साथ एडवोकेट के घर में घुसे और गन पॉइंट पर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाश घर में लगे डीवीआर को भी अपने साथ ले गए थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से पहले घर की पूरी तरह से रेकी की थी और लूट की पूरी योजना पहले से ही तैयार की गई थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को घर में रखी करोड़ों की नकदी और जेवरात की जानकारी कैसे मिली। इस पूरी वारदात की साजिश किसने रची, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। 6 अगस्त को जिला कुरुक्षेत्र के अंदर जो सेक्टर 7 के अंदर लूट की घटना हुई थी, उसके अंदर जिला कुरुक्षेत्र की विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हुए मात्र 72 घंटों के अंदर ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। और इसमें मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूँगा कि ये ब्लाइंड वारदात थी जिसके अंदर प्रथम दृष्टया तकनीकी कोई भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, परंतु टीमों की अथक मेहनत रंग लाई और आज हमने उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें हमारे पास अच्छी रिकवरी भी हुई है। सर, इसमें कोई इन्होंने पहले रेकी की थी क्या, किस तरह यहाँ तक पहुँचे? जी हाँ, ये एक सुनियोजित इनकी ये स्कीम के तहत ये आए, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो पहले भी इन्होंने कई वारदात किया कहीं? इनमें से कुछ लोगों का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अन्य का बाकी रिकॉर्ड जो है खंगाला जा रहा है। तो सब कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें मूलतः 2 लोग पानीपत जिले के हैं और 2 सोनीपत जिले के हैं। तो फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी ब्रेजा कार में सवार होकर अजरौंदा चौक के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 4 मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुरानी रंजिश का बदला लेने की तैयारी में थे। फिलहाल तीनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और पुलिस हथियारों के सप्लायर तक पहुंचने की अब कोशिश में जुटी है। 8 अगस्त की रात को लगभग 9-10 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर अनिल की मार्गदर्शन में काम करते हुए टीम के द्वारा 3 आरोपियों को फरीदाबाद में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी ब्रेजा गाड़ी के अंदर सवार थे और उनसे हमें जो काफी भारी मात्रा के अंदर जो अवैध असला है वो बरामद हुआ है। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक का नाम बसंत है जो संजय कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है वो बरामद हुए। दूसरा आरोपी है आकाश, वो भी संजय कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से 1 देसी कट्टा, 6 लाइव राउंड बरामद हुए हैं। और एक अन्य आरोपी जो तीसरा आरोपी है उसका नाम योगेश है, ये पर्वतिया कॉलोनी का रहने वाला है। इससे 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है बरामद किए गए। तो जो तीनों आरोपी हैं इनको 8 तारीख की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से जो वेपन थे उन्हें सीज किया गया है और जो ब्रीजा गाड़ी जिसमें सवार थे उसे भी सीज कर लिया गया है। आरोपियों को मध्य न्यायालय में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो सीख किया गया है। रिमांड के दौरान इनसे गैरता से जो पूछताछ है वो जारी है और जो वेपन का सोर्स है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये इंटरस्टेट एक गिरोह है जहाँ से प्रोक्योर करते हैं। जो वेपन की सप्लाई है वो हरियाणा से ना होकर के बाहर के स्टेट से उन्होंने लिए हैं, जिनका
अभी जो पूरी जो चेन है उससे गिरफ्तारी की जाए। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बड़ी फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी विशाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विशाल पिछले करीब 1 साल से सोनीपत के गांव पिपली खेड़ा में रह रहा था और गन्नौर के पास एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। विशाल बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी बड़ी फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे का तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है कि बाइक से ड्यूटी करने जा रहा था तो किसी अज्ञात 4 व्हीलर वाहन ने इसको मतलब दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। क्या नाम था इनका? इनका नाम था विशाल कुमार। रहने वाले थे ये गांव पिलखनी, कस्बा सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यहाँ जॉब करते थे? यहाँ जॉब करते थे 1 वर्ष से। ड्यूटी जाते वक्त हादसा हुआ है? ड्यूटी जाते वक्त हादसा हुआ है। किस व्हीकल के साथ हुआ? ये अज्ञात है, लेकिन ये जानने में आ रहा है कि 4 व्हीलर था। मौके पर डेथ हो गई? मौके पर ही डेथ हो गई थी। पानीपत के मांडी गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हरिद्वार कावड़ लेने के लिए गए घर से निकले मांडी निवासी सुरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुरेंद्र का शव बाथरूम में पड़ा मिला, जिसके बाद घटना को लेकर कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत सिविल अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल सुरेंद्र की मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो सकेगी। वो उस घर से तो हरिद्वार के नाका निकला था जी, फिर उधर दुकान के ऊपर बाथरूम करने चढ़ा, उधर पैर स्लिप करके गिर गया, सिर सर लगता ना, वो चक्कर आ गया, उठ नहीं पाया। हमने सोचा भी हरिद्वार जा रहा है, फिर वो तो पड़ोस वाला ने स्मेल समूल आई तो उनने पुलिस तक कॉल करी, उनने बताई, फिर तो हमने पता लगा जी। घर पर हरिद्वार की जल्दी? हाँ जी, हर साल जाते थे? हाँ, पिछली बार भी जा रहा था। ये मंडी गांव के रहने वाले हैं, जोगिंदर पुत्र सुरेंद्र गांव मंडी रहने वाला, उम्र करीब 33 वर्ष है इसकी। कल हमारी यार वहाँ से गुजरी थी सराना फ्लाईओवर के पास से, तो वहाँ दुकान वाले बताया कि एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमारी यार में वहाँ जाकर देखा था कि मृत अवस्था में पड़ा था। फिर हमने इसके वर्षन के बारे में पता जो ये मंडी गाँव रहने वाला मिला। इसके भाई था, उसका भाई मौके पर आ गया था, उसके भाई के बयान दर्ज कर लिए। अब उसके पोस्टमार्टम करवा कर अंतिम संस्कार हेतु वाले वर्षन डेड बॉडी की जाएगी और जैसी भी कार्रवाई वैसी अमल में लाई जाएगी। सोनीपत में बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद हालात इतने बदतर हो गए कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कहीं 3 फीट तक पानी भर गया तो कहीं वाहन जल भराव में फंसकर बंद हो गए। जल भराव के चलते सड़कों पर जाम लग गया और दुकानदारों को अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, राहगीरों और कावड़ियों को उठानी पड़ी। छुट्टी के बाद बच्चों को पानी से लबालब सड़कों के बीच से होकर घर लौटना पड़ा। भाई शहर के 20 मिनट की बारिश सोनीपत ना जिली निगम ने देख लो क्या होकर क्या है, वैसे क्या सोनीपत पर चमका दिया, वो कर दिया। चंद मिनट की बारिश में पानी है। कितना पानी भरा होगा? घुटना तो कम हो रहा है आगे तक। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। भाई ये दावे आपके सामने है, निगम के दावे सामने है। पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट, पब्लिक परेशान, सभी को उल्लू बना दिया जाता है कि भाई निकासी करवा दिया, पानी की वो करवा दिया। अब इससे पब्लिक परेशान है, कावड़िया आने जाने वाले परेशान है, सभी बोले परेशान है। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रही GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।